हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज के अंतर्गत 10वां टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। और जो इस टेस्ट का टॉपिक है वो आपका है मौर्य काल। और आपको पता होगा कि एंशिएंट हिस्ट्री की अगर बात करें तो मौर्य काल उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे सभी एग्जामों में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ से जो प्रश्नों की संख्या है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए बिना कोई ज़्यादा फालतू की बात किए हुए इसको शुरू किया जाए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो आपसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है कि चाणक्य का अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखा गया है। तो जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है वो उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा है, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है वो मौर्यकालीन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, मौर्यकालीन जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। और इसे संस्कृत भाषा में तो लिखा ही गया है। एक तथ्य और यहाँ पर आपको जानने लायक जो है वो ये है कि जो अर्थशास्त्र है वो महाभारत शैली में लिखा गया है, ये भी आप याद रखेंगे। तो भाषा तो हो गई संस्कृत और शैली हो गई महाभारत। एक चीज़ इससे और पूछी जाती है वो ये है कि जो अर्थशास्त्र है उसका विषय क्या है। तो उसका विषय आपको पता होना चाहिए, उसका विषय राजनीतिक, ठीक है, और लोक प्रशासन है, ठीक है। क्या है? राजनीति और लोक प्रशासन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप इनको नोट कर सकते हैं या फिर आप अच्छी तरीके से सुन के अपने दिमाग में इनको बिठा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किसको भारत का मैकियावेली कहा जाता है। तो चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। और अगर बात करें चाणक्य के अन्य नामों की, तो जो चाणक्य के अन्य नाम थे वो थे कौटिल्य, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एक था कौटिल्य और दूसरा था विष्णुगुप्त, ठीक है, दो नाम थे उनके, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। और अगर इनके परिचय को और देखें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य के अनुसार राज्य के कितने अवयव थे, यानी कि कितने भाग थे। अवयव का मतलब ये होता है। तो चाणक्य के अनुसार राज्य के 7 अवयव या भाग थे। और 7 थे कौन कौन, ये आप याद करिए। राजा, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, बल तथा मित्र। और इन अवयवों में जो सर्वोच्च स्थान था वो किसको प्राप्त था? वो था राजा को प्राप्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इंडिका निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए। इंडिका लिखा गया है, इंडिका यानी कि पुस्तक है, ये लिखी गई है होगा, तो ये लिखी गई है मेगस्थनीज द्वारा, ठीक है। और चाणक्य के अर्थशास्त्र के बाद ये जो इंडिका है ये मौर्यकालीन इतिहास को जानने का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो ये है कि इंडिका के अनुसार तत्कालीन समाज कितनी श्रेणियों में विभाजित था। तो इंडिका के अनुसार जो तत्कालीन समाज था वो 7 श्रेणियों में विभाजित था। और ये 7 श्रेणी कौन कौन सी थी ये भी सुनिए आप। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक व मंत्री। और इंडिका से एक चीज़ और पता चलती है कि जो उस समय का इतिहास था, यानी कि प्राचीन इतिहास या फिर कहें कि मौर्यकालीन जो इतिहास था, मतलब तो तत्कालीन समाज में दास्ता नहीं पाई जाती थी, ठीक है। तो ये भी फैक्ट एक जानने लायक है। जो मैं ये एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ ये कई बार कथन के रूप में आपसे पूछ ली जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मेगस्थनीज को सेल्यूकस निकेटर द्वारा किसके दरबार में भेजा गया था। तो मेगस्थनीज को भेजा गया था सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था, इस बात की पहचान किसने की थी। तो यहाँ पर एक बात तो जानने लायक यही है कि मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कह के पुकारा था। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो क्या कहा था? सेंड्रोकोटस, ठीक है।
और मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था। इस बात की पहचान की किसने है? तो इस बात की पहचान की है जो एक इतिहासकार थे, विलियम जोन्स ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कब मगध में मौर्य वंश की स्थापना की गई? तो मगध में जो मौर्य वंश की स्थापना की गई थी वो 322 ईसा पूर्व में की गई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से जो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, ठीक है, कौन था? घनानंद, उसको मारकर मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा हटाया जाए। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इनमें से किससे चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना मिलती है? तो एक रचना है मुद्रा राक्षस, ये किसके द्वारा लिखित है? विशाखा दत्त द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? विशाखा दत्त द्वारा ये रचना लिखी गई है, मुद्रा राक्षस। तो इसमें क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किसने प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम सम्राट था जिसने प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। और इसको देखें तो जो उस समय पर भारत की सीमाएं आपको पता होना चाहिए, ईरान से तक मिलती थी। तो आप फिर सोचिए कि कितना बड़ा एक साम्राज्य होगा और कहाँ, मतलब सोचिए कि कैसे वो इसको मेंटेन करता होगा। तो ये बहुत ही समझने वाली बात है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कब यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो यूनानी शासक था सेल्यूकस निकेटर, उसे पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। ठीक है, और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, उसका नाम था हेलेना। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। तो जो ये हेलेना थी, इसका विवाह सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किसने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया है? ठीक है, तो जो एक यूनानी था जस्टिन, उसने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः किसका बना हुआ था? तो पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल था वो बना हुआ था लकड़ी का। ठीक है, ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जा चुका है एक बार, यूपी पीसीएस में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कौन सा अभिलेख प्रमाणित करता है कि गुजरात मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, वो प्रमाणित करता है कि गुजरात मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। और जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका प्रभाव पश्चिम भारत में भी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी तथा समस्त भारत का एकीकरण किया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ही था जिसने दक्कन विजय प्राप्त की थी तथा समस्त भारत का एकीकरण किया था और एक पूरा भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये आरओ और यूपी पीसीएस और बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो सुदर्शन झील का जो निर्माण कराया गया था वो कराया गया था समुद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर। ठीक है, और कई बार ऑप्शन में आपको एक नाम और देखने को मिलेगा, वो ये होगा। ठीक है, पुष्यगुप्त। तो ये जो पुष्यगुप्त था ये चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था और चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर इसने ही सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि जो गिरनार क्षेत्र था उसमें किस मौर्य शासक ने जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, और अशोक, जो सम्राट अशोक था, दोनों ने ही जो गिरनार क्षेत्र था वहाँ एक बेहतर जल संसाधन व्यवस्था का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य था।
तो कौन था चंद्रगुप्त मौर्य? तो बौद्ध एवं जैन ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य था क्षत्रिय, ठीक है। और अधिकांश जो विद्वान हैं वो इसी मत से सहमत हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था। लेकिन कुछ रचनाएं हैं जैसे मुद्रा राक्षस या विष्णु पुराण आदि, इसमें क्या कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था। तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन कैसे बनता है। अगर आपसे पूछा जाए बौद्ध एवं जैन ग्रंथ के अनुसार तो उत्तर आपका क्षत्रिय हो जाएगा। अगर आपसे मुद्रा राक्षस या फिर विष्णु पुराण के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका उत्तर होगा कि वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र समझा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में कहाँ चले गए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में जैन साधु थे एक भद्रबाहु, ठीक है, इनके समय में इनके साथ ये श्रवण बेलगोला चले गए थे, ठीक है। और यहीं पर क्या था, एक कर्नाटक में पर्वत है चंद्रगिरी पर्वत, आप लोग याद करिए इसको, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। पर्वत का नाम क्या है, क्योंकि पूछा जा चुका है। चंद्रगिरी पर्वत ये कर्नाटक में है और इसी पर्वत पर चंद्रगुप्त मौर्य तपस्या करते हुए संलेखना पद्धति से अपने जीवन को खत्म कर लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूनानियों ने किसको अमित्र घात या अमित्र चैट्स कहा है? तो यूनानियों ने बिंदुसार को अमित्र घात या फिर अमित्र चैट्स कहा है, ठीक है। और एक बिंदुसार के बारे में जो महत्वपूर्ण कथन जानने लायक ये है कि जो बिंदुसार था उसने जो सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्र थे जिनको कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य में नहीं मिलाया था, तो ये मिलाए गए थे बिंदुसार के द्वारा, ठीक है। कौन से क्षेत्र? सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सीरियाई शासक एंटियोकस ने किसको बिंदुसार के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था? तो ये भेजा था डाइमेकस को, ठीक है। तो जो सीरियाई शासक एंटियोकस था इसने डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में राजदूत के रूप में नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है बिंदुसार किस मत का अनुयायी था? तो जो बिंदुसार था वो आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। बाद बाकी अभी आपने देखा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म को मानता था और जो सम्राट अशोक था वो बौद्ध धर्म को मानता था। तो ये बातें आपको याद रखनी है। वैसे अशोक भागवत धर्म को भी मानता था, लेकिन अब आप आगे देखेंगे कैसे कलिंग युद्ध के बाद वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है, लेकिन साथ साथ वो भागवत धर्म में भी अपनी आस्था को नहीं छोड़ता है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है कि राज्यरोहण के पूर्व अशोक कहाँ का प्रांतीय शासक था? रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो अशोक राज्यरोहण के पूर्व उज्जैन का शासक था, ठीक है। उज्जैन को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? तो वो जानते थे अवंती के नाम से, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पर याद रखने वाली है कि अवंती के साथ साथ यानी कि उज्जैन के साथ साथ वो तक्षशिला का भी प्रांतीय शासक था। कहाँ पर? तक्षशिला। और तक्षशिला है कहाँ पर? पाकिस्तान में इस्लामाबाद के पास, अगर वर्तमान इसकी स्थिति की बात की जाए तो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अशोक किसके चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों पर गया था तथा पूजा अर्चना की थी? तो अशोक गौतम बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों पर गया था तथा उसने उन स्थानों की पूजा अर्चना की थी। और अगर इस यात्रा की बात करें तो इसका जो क्रम था वो खैर वनडे एग्ज़ाम्स में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक बार यूपीपीसीएस में और आईएएस में इन स्थानों को क्रम से लगाने के लिए क्वेश्चन आया था। तो आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि जो अशोक द्वारा इस यात्रा का क्रम था वो था, आप याद करिए, कुशीनगर, उसके बाद वो लुम्बिनी गया था, फिर कपिलवस्तु गया था, फिर सारनाथ, फिर उसके बाद श्रावस्ती, ठीक है। तो ये वो स्थान थे जहाँ पर अशोक गया था और पूजा अर्चना की थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इसको एक मिनट हटाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अशोक ने किस स्थान पर बलि, जो उस टाइम पे धार्मिक कर था, को समाप्त कर दिया था तथा भूमि कर घटाकर 1/8 भाग
कर दिया था। तो ये अशोक ने किया था कहाँ पर, लुम्बिनी में। और ऐसा उसने क्यों किया था ये चीज़ जानने वाली है। अगर आपने बौद्ध धर्म के क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से मतलब सॉल्व किया होगा और मेरी बातों को सुना होगा तो आपको पता होगा। लुम्बिनी में उसने धार्मिक कर को समाप्त किया था और भूमि कर को घटाकर 1/8 भाग कर दिया था। इसलिए किया था क्योंकि यह गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, इसीलिए उसने ये छूट प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है, किसमें अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगति होने का प्रमाण मिलता है। तो ये साहित्य हैं, दीपवंश और राजवंश दोनों में ही अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगति हुई है, ऐसा उसमें प्रमाण मिलता है। अगला क्वेश्चन है, वह मौर्य शासक कौन था जिन्होंने बौद्ध धर्म का पालन किया था। ठीक है, तो अशोक ने बौद्ध धर्म का पालन किया था। ठीक है, और तो किसी ने किया नहीं था, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए। अच्छा, मौर्य शासकों में एक ने और बौद्ध धर्म का पालन किया था, तो वो था कौन, अशोक का पुत्र दशरथ। ये भी आप याद कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अशोक को निम्नलिखित में से क्या कहा गया है। तो अशोक को आपको पता होगा, उसको प्रियदर्शी भी कहा जाता था, देवनाम प्रिय भी कहा जाता था और अशोक वर्धन भी कहा जाता था। इसलिए आपका जो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो अशोक को अपने अभिलेखों में कहा गया है प्रियदर्शी, देवनाम प्रिय। देवनाम प्रिय मतलब देवताओं का प्रिय, और पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है, अशोक वर्धन। तो इसीलिए उसको ये तीनों ही उपाधियां दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको हटाते हैं एक मिनट। हाँ, अब अगला जो क्वेश्चन है, किसने नेपाल में देवपत्तन नामक नगर बसाया था। तो ये बसाया था सम्राट अशोक ने। तो एक रचना है जो कल्हड़ द्वारा रचित है, उसका नाम है राज तरंगिणी। उसके अनुसार अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया था। ठीक है, और नेपाल में देवपत्तन नामक नगर की स्थापना की थी। तो 2 नगर की स्थापना की थी, एक श्रीनगर और एक देवपत्तन। और इस बात की जानकारी किस में मिलती है, तो वो मिलती है कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहाँ के राजाओं के साथ अशोक के मैत्रीपूर्ण संबंध थे। तो अशोक के जो मैत्रीपूर्ण संबंध थे वो मिस्र के राजाओं के साथ भी थे, सीरिया के राजाओं के साथ भी थे और मकदुनिया के राजाओं के साथ भी थे। इसलिए जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, एक नाम आपको दिया जाएगा तुर्मे। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था कि जो ये तुर्मे है ये कहाँ का राजा था जो अशोक के समकालीन था। तो जो ये तुर्मे था ये था मिस्र का राजा। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के कौन सेवें वर्ष अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो 13वें शिलालेख के अनुसार जो जानकारी मिलती है, तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। और जो कलिंग युद्ध हुआ था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो कब हुआ था ये आपको याद रखना है। वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और इस युद्ध में इतना भीषण नरसंहार हुआ था कि अशोक विचलित हो गया और उसने शस्त्र त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कलिंग युद्ध के समय कलिंग का शासक कौन था। तो जो कलिंग युद्ध के समय कलिंग का शासक था वो था नंद राज। ठीक है, और अगर मौर्य काल में कलिंग की महत्वपूर्णता की बात करें तो ये इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि कलिंग दक्षिण भारत के स्थानीय और जो समुद्री मार्ग था उसको नियंत्रित करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक था। तो ये था बृहद्रथ। ठीक है, और इसी के काल में पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है, आपको ये भी याद रखना होगा कौन था, पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है, इसकी हत्या करके, किसकी, बृहद्रथ की हत्या करके मगध में शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये फैक्ट भी जानने लायक है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि धर्म को किस भाषा में धम्म कहते हैं। तो धर्म को पाली भाषा में धम्म कहते हैं। और आपको पता होगा कि अशोक के दूसरे तथा सातवें, किससे, दूसरे और सातवें अभिलेख से उसके धम्म की व्याख्या मिलती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ये कौन पहला शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित किया। आई थिंक ये तो आप सभी को पता होगा। तो ऐसा पहला शासक सम्राट अशोक ही था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में हैं। तो जो अशोक के अधिकतर अभिलेख हैं वो आपको मिलेंगे ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। और अगर उत्तर पश्चिम के कुछ अभिलेखों की बात की जाए तो ये खरोष्टी लिपि में भी हैं, ठीक है, खरोष्टी लिपि और अरमेक लिपि में, ठीक है। कहाँ के ये अभिलेख हैं, उत्तर पश्चिम के कुछ अभिलेख आपको खरोष्टी और अरमेक लिपि में भी मिलेंगे। बाद बाकी जो अशोक के अधिकतर अभिलेख हैं वो आपको ब्राह्मी लिपि में मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौशाम्बी अभिलेख को किसके द्वारा इलाहाबाद लाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो कौशाम्बी अभिलेख को जहांगीर द्वारा इलाहाबाद में लाया गया था। और कौशाम्बी अभिलेख के बारे में जानने लायक एक बात ये भी है कि इस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, क्या कहते हैं, रानी का अभिलेख। अगला क्वेश्चन है किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख हुआ है। तो मास्की अभिलेख में भी अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख हुआ है और गुर्जरा अभिलेख में भी अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। इसलिए उत्तर आपका उपयुक्त दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किस अभिलेख पर बनी आकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। ये तो सभी को पता होगा, बहुत इजी है, ये सारनाथ स्तंभ लेख है। और आपको पता होगा कि सारनाथ स्तंभ लेख पर 4 सिंहों की आकृति बनी है और ये शक्ति का प्रतीक है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये जो 4 सिंह की आकृति है ये किसका प्रतीक दर्शाती हैं। तो ये शक्ति का प्रतीक दर्शाती हैं। और इसी ऊपर वाले चिन्ह को, जो 4 सिंहों का ये चिन्ह है, इसी आकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अशोक के स्तंभ लेखों व गुफा लेखों में केवल किस लिपि का प्रयोग हुआ है। तो बात करें अशोक के स्तंभ लेखों व गुफा लेखों में केवल ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो ये बताया है भाब्रू स्तंभ लेख में, ठीक है। तो भाब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कालसी की प्रसिद्धि का कारण है। तो जो कालसी की प्रसिद्धि का कारण है वो ये है कि यहाँ पर एक अशोक का शिलालेख मिला है। और ये कालसी है कहाँ, तो ये उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है, ठीक है। तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अशोक के किस शिलालेख से पता चलता है कि पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई थी। तो अशोक के शिलालेख 1 से पता चलता है कि अशोक ने पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगा दी थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कौन सा अभिलेख खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश से संबंधित है। तो सोहगोरा अभिलेख है जिससे कि पता चलता है कि खाद्यान्न को संकट काल हेतु सुरक्षित रखने का शाही आदेश दिया जाता था, ठीक है। इस बात की जानकारी किस में मिलती है, ये मिलती है सोहगोरा अभिलेख में। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में हैं। तो शहबाजगढ़ी अभिलेख और मानसेरा अभिलेख, दोनों ही अभिलेख ये खरोष्टी लिपि में हैं, ठीक है, आप याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अशोक के शिलालेखों में दक्षिणी राज्यों के अंतर्गत किसका उल्लेख नहीं आया है। तो अशोक के शिलालेखों में अगर दक्षिणी राज्यों की बात करें तो इसमें नहीं आया है सातवाहन का उल्लेख, ठीक है, बाद बाकी सभी का उल्लेख आया है। अगला क्वेश्चन है अशोक के किस अभिलेख का विषय आर्थिक था। तो जो अशोक का रूमनदेई अभिलेख था इसका विषय आर्थिक था और ये अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है, ये भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर एक बात तो ये हो गई कि जो रूमनदेई अभिलेख था उसका विषय आर्थिक था, क्योंकि बाद बाकी अन्य जो अशोक के अभिलेख थे उनका विषय क्या था, प्रशासनिक था, और ये जो अभिलेख था एकमात्र रूमनदेई इसका विषय था आर्थिक, और ये अशोक का सबसे छोटा अभिलेख था। ये भी कथन आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किसने मेरठ तथा टोपरा से अशोक के स्तंभों को दिल्ली मंगवाया था। तो ये मंगवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को चक्र कहा जाता था, ठीक है। और जो प्रांत होता था वो कई मंडलों में विभाजित होता था। और एक इम्पॉर्टेंट तथ्य ये भी आप याद करिए कि मौर्य प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो होती थी ग्राम, ठीक है। और मौर्य काल में जो ग्राम का प्रधान होता था उसे बोलते थे ग्रामिक। तो इस तरीके से ये आप सारी बातें याद रखेंगे, क्वेश्चन कैसे भी बन के आ सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसने गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये किया था मौर्यों ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में राजस्व विभाग का प्रधान क्या कहलाता था। तो मौर्य काल में जो राजस्व विभाग का प्रधान होता था उसे बोलते थे समाहर्ता, और जो मंडल का अधिकारी होता था उसे बोलते थे महामात्य। ये होता था मंडल का अधिकारी, ठीक है। और जो राजकीय भूमि का अध्यक्ष होता था वो होता था सीताध्यक्ष, ठीक है। ये कौन होता था, राजकीय भूमि का अध्यक्ष। और जो नाप तौल का अध्यक्ष या फिर अधिकारी होता था वो होता था पौतवाध्यक्ष, ठीक है। ये तो मैंने आपको सभी पदों के बारे में बता दिया कि क्या मौर्य काल में उनको नाम दिया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये यूपीपीसीएस में मिलान करने के लिए आता है, और वनडे एग्जाम्स में ऐसे ही वन लाइनर के फॉर्म में आपके सामने क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मौर्य काल में मंडल का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था। तो जो मौर्य काल में मंडल का प्रधान अधिकारी होता था उसे बोलते थे प्रादेशिक, ठीक है। और गांव में जो भूमि का सर्वेक्षण अधिकारी होता था उसे बोलते थे रज्जुक, ठीक है। और जो जिले में राजस्व वसूलने का अधिकारी होता था उसे बोलते थे युक्त, ठीक है। और धर्म के अधिकारी को क्या कहा जाता था, पुरोहित। तो इस तरीके से आप सभी को याद कर लीजिए, और अगर आप चाहें तो इनको लिख भी सकते हैं, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चन को और मेरी बातों को बहुत अच्छी तरीके से सुन लेंगे तो मैं सही बता रहा हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा वनडे एग्जाम्स में। और 100% तो नहीं, लेकिन फिर भी 90 से 95% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे जब भी इस टॉपिक से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मौर्य काल में सिंचाई कर को क्या कहते थे। तो मौर्य काल में सिंचाई कर को कहते थे उदक भग, ठीक है। और सीमा कर को कहते थे शुल्क, ठीक है। और भूराजस्व को कहते थे भाग। तो तीनों ही बातें आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मौर्य काल में राजकीय भूमि से प्राप्त आय कहलाती थी। तो क्या कहलाती थी, तो वो कहलाती थी सीता, ठीक है। तो मौर्य काल में जो राजकीय भूमि से प्राप्त आय थी वो तो सीता कहलाती थी, ठीक है। और बात करें धार्मिक कर की, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, धार्मिक कर को कहा जाता था बलि, ठीक है। और जो व्यापारियों का काफिला होता था मौर्य काल में उसे बोलते थे सार्थ वाहक। और इस जो सार्थ वाहक शब्द का उल्लेख है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये हुआ है चाणक्य के अर्थशास्त्र से, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचर का किस नाम से उल्लेख आया है। तो चाणक्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचर के लिए जिस नाम का उल्लेख हुआ है वो है गूढ़ पुरुष। ठीक है, क्या है? गूढ़ पुरुष। और जो मौर्य काल में गुप्तचर विभाग होता था उसे बोलते थे महामात्यपसर्व। ठीक है, क्या बोलते थे? महामात्यपसर्व। और नगद राजस्व को क्या बोला जाता था? वो बोला जाता हिरण्य। ठीक है, नगद राजस्व को हिरण्य बोला जाता था, गुप्तचर को बोला जाता था गूढ़ पुरुष, और जो गुप्तचर विभाग होता था उसे बोलते थे महामात्यपसर्व। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में कितने प्रकार के न्यायालय होते थे? तो मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में होते थे 2 प्रकार के न्यायालय। ये किससे बात पता चलती है? चाणक्य के अर्थशास्त्र से। और ये न्यायालय होते थे, एक होता था धर्म स्थीय, ठीक है, और दूसरा होता था कंटक शोधन। तो 2 तरीके के न्यायालय आपको गुप्त काल में देखने को मिलते हैं, एक धर्म स्थीय और दूसरा कंटक शोधन। और जो ये धर्म स्थीय था ये आपका था दीवानी न्यायालय, और दूसरा जो कंटक शोधन था ये आपका था फौजदारी न्यायालय। अब जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि दीवानी और फौजदारी न्यायालय में अंतर क्या होता है। तो पॉलिटी की सीरीज़ बहुत ही जल्दी गरिमा मैम द्वारा शुरू की जा रही है, कल से शायद स्टार्ट हो जाएगी, तो आप उसको भी देखें। और जो इंडियन ज्योग्राफी है उसकी सारी वीडियोस डाल दी गई हैं, 23 वीडियोज़ हैं, उनको भी देख लीजिए, तो उससे आपकी पूरी ज्योग्राफी कवर हो जाएगी। एंशिएंट हिस्ट्री चली रही है, और अगली जो वीडियोज़ आने वाली हैं वो आपकी आने वाली हैं पॉलिटी की मैम के द्वारा। ठीक है, तो आप उनको भी देखिए जाके। इस तरीके से आप पूरी जीएस को इस वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में और उनके डिस्क्रिप्शन सुन के बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो आप इनको मिस मत कीजिए, पूरी वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ अब आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मौर्यों की राजकीय मुद्रा थी। तो जो मौर्यों की राजकीय मुद्रा थी वो थी पड़। ठीक है, और एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी होता था मौर्य काल में उसे बोलते थे रूप दर्शक। ठीक है, तो राजकीय मुद्रा तो पड़ हो गई। ठीक है, और जो मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी होता था उसे बोलते थे रूप दर्शक। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मौर्य काल में तांबे के सिक्के को क्या कहते थे? तो मौर्य काल में जो तांबे के सिक्के होते थे उनको कहा जाता था मासक। ठीक है, क्या कहा जाता था? मासक। और एक जो फैक्ट जानने लायक है, सोने के सिक्के को बोला जाता था निष्क, या फिर एक शब्द और प्रयोग किया जाता था सुवर्ण। ठीक है, तो तांबे को तो मासक कहते थे, सोने को बोलते थे निष्क और सुवर्ण, और चांदी के सिक्के को बोला जाता था पड़, जो इनकी राजकीय मुद्रा थी। ठीक है, वो किसकी बनी होती थी? चांदी की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसको हटाएं। हाँ, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वर्तमान न्यायपालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल में भी किया जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्तमान नगर पालिका का एक कार्य होता है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। तो ये उस समय मौर्य काल में भी किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य समाज में किस प्रथा का प्रचलन था? तो मौर्य समाज में तलाक प्रथा का प्रचलन था, और अर्थशास्त्र में पति द्वारा प्रत्यक्ष पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की भी अनुमति दी गई है। ऐसा किसमें लिखित है? अर्थशास्त्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन शिक्षा का सर्वाधिक प्रमुख केंद्र था। तो जो मौर्यकालीन शिक्षा का सर्वाधिक प्रमुख केंद्र था वो था तक्षशिला। और तक्षशिला कहाँ पर स्थित है? ये है वर्तमान में पाकिस्तान के इस्लामाबाद के निकट। और मौर्यकालीन में जो अन्य शिक्षा के केंद्र थे वो थे, आप याद करिए, उज्जैन और वाराणसी। ठीक है, कौन कौन से थे? उज्जैन और वाराणसी। बाद बाकी जो सर्वाधिक प्रमुख केंद्र था वो था तक्षशिला। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वह कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? तो अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या करके राज सिंहासन की सत्ता को अपने हाथ में लिया था। तो यहाँ पर एक फैक्ट तो जानने लायक ये भी है
कि अशोक के जो बड़े भाई का नाम था वो था सुसीम, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार जो कि अशोक का पिता था, उसने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को भेजा था। कहाँ पर? तक्षशिला में। और तक्षशिला आपको पता ही होगा कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो जो मेगास्थनीज की इंडिका है, इसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। और एक फैक्ट यहाँ पर जानने लायक ये है कि सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। तो क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की रचना की थी? तो ये तो आपको पता ही होगा, अशोक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्राट अशोक की पत्नी थी? तो यहाँ पर बात करें तो कारुवाकी भी उनकी पत्नी थी, पद्मावती थी और तिस्य रक्षिता भी थी। तो उपयुक्त तीनों ही अशोक की पत्नियां थीं। और यहाँ पर एक कथन जानने लायक ये है कि जो ये कारुवाकी थी, इन्होंने अशोक को सर्वाधिक प्रभावित किया था। ये क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा जा चुका है कि अशोक की किस पत्नी ने उनको सर्वाधिक प्रभावित किया था? तो ये थी कारुवाकी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो जो श्रीलंका था वो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अशोक का कौन सा शिलालेख संगम राज्य के बारे में जानकारी देता है? तो अशोक का दूसरा व 13वां जो शिलालेख है वो संगम राज्य के बारे में जानकारी देता है। तो इससे आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चाणक्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? तो जो चाणक्य का अर्थशास्त्र था वो 15 अधिकरणों में विभाजित था। अगला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु किसे भेजा था? तो ये भेजा था महेंद्र और संघमित्रा को। तो उपयुक्त दोनों आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में पूछा जा चुका है कि बुलंदीबाग कहाँ का प्राचीन स्थान था जहाँ से उत्खनन में लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं? तो बुलंदीबाग आपका जो स्थित था वो था पाटलिपुत्र में। और यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से उत्खनन में लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष मिले हैं। और आपको पता ही होगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था पाटलिपुत्र में वो किसका बना था? वो लकड़ी का ही बना था। ठीक है। तो इस तरीके से ये मौर्य काल से 71 क्वेश्चन बने हैं और इतने ही फैक्ट आपको मैंने शायद बता दिए होंगे। तो आप दोनों को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए और बिलीव करिए क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं रहेगा। बाद बाकी यूपीवीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है। तो आपको सब पता ही है, मैं डेली बताता हूँ। ये नंबर है, या फिर आप सीधा वेबसाइट से जाके एनरोल करना चाहते हैं तो ये आप intellecto.in सीधा टाइप करके वहाँ विजिट कर सकते हैं। और साइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाद बाकी जितनी वीडियो हो चुकी हैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप सीक्वेंस से सारी वीडियो देख लीजिए ताकि आपको फैक्ट समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो मैंने यूपीपीसीएस का बता ही दिया। आरओ भी आपको पता है 5 दिसंबर को जिसका पेपर है, तो उसके लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें 15 फुल मॉक टेस्ट हैं जीएस हिंदी के, बहुत ही अच्छे। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं या फिर सीधा वेबसाइट पर जाकर आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू।